हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 6 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 6 प्रेरणा को जरूरत से ज़्यादा महत्व जबकि परिवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एवं थॉर्नडाइक के मन में एक अजीब विचार आया। उन्हें एक बात पर भरोसा था कि वे इच्छा शक्ति या प्रेरणा का प्रोत्साहन के बिना ही अस्पताल में के हजारों कर्मचारियों और आगंतुकों के खान पान की आदतों को बेहतर बना सकती है। दरअसल वे यह काम उनसे एक शब्द बोले बगैर करना चाहते थे। थॉर्नडाइक ने और उनके सहकर्मियों ने अस्पताल के कैफेटेरिया में चुनिंदा चीज़ों को रखने की जगह बदलने और लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्होंने कमरे में ब्रिक्स की जगह बदल दी। पहले कैफ़े के कैश रजिस्टर के पास रखे फ्रिज में केवल सोडा बोतल ही भरी रहती थी। शोधकर्ताओं ने हर फ्रिज में पानी भी रखवा दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे कमरे में फूड स्टेशन के पास बोतल बंद पानी भी रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी पेय स्थलों पर अब पानी भी उपलब्ध था। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि अगले 3 महीनों में अस्पताल में सोडे की बिक्री 11.4% घट गई, जबकि इस दौरान बोतल बंद पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने कैफेटेरिया में भोजन के साथ भी ऐसे ही स्वास्थ्य बदलाव किए और वहाँ भी उन्हें ऐसे ही परिणाम मिले। रोचक बात यह है कि इस दौरान किसी ने भी वहाँ खाने पीने वाले किसी व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोला था। कृपया आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन पर अवश्य देख लें। लोग अक्सर प्रोडक्ट्स को उनके गुण दोष के आधार पर नहीं चुनते। उनके चुनाव का आधार प्रायः यह होता है कि वे कहाँ रखे हैं। अगर मैं किचन में जाऊं और मुझे काउंटर पर कुकीज़ की प्लेट दिखे तो मैं आधा दर्जन कुकीज़ खा जाऊंगा, भले ही मेरे मन में उन्हें खाने की इच्छा नहीं हो या मुझे भूख न लग रही हो। अगर ऑफिस में कम्युनल टेबल पर हमेशा डोनट्स और ब्रिजल्स ही रखे रहते तो आप 1-2 तो उठा ही लेंगे। आपकी आदत उस कमरे के हिसाब से बदल जाती है जिसमें आप हैं। ये आपके सामने मौजूदा संकेतों के आधार पर बदल जाती है। परिवेश ही वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को तय करता है। हमारे अनूठे व्यक्तित्व के कारण निश्चित परिवेश की परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार बार बार उत्पन्न होते हैं। चर्च में लोग फुसफुसाकर बात करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंधेरी सड़क पर चलते समय लोग सतर्क और सावधान रहते हैं। यानी परिवर्तन का सबसे आम रूप अतिरिक्त नहीं बल्कि बाहरी होता है। हमारे आसपास का संसार हमें बदल देता है। हमारी हर आदत पृष्ठभूमि पर निर्भर होती है। 1936 में मनोवैज्ञानिक कॉट लेविन ने एक सरल सूत्र दिया जो बहुत शक्तिशाली सिद्धांत को स्पष्ट करता है। व्यवहार किसी निश्चित परिवेश के व्यक्ति का कार्य है। B=FPE। जल्द ही लेविन के सूत्र को व्यवसाय में परखा गया। 1952 में अर्थशास्त्री हैकिक्स स्टर्न ने सुझाव अवयोग खरीदारी की अवधारणा दी जो तब सक्रिय होती है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और अपने मन में इसकी आवश्यकता का चित्र बना लेता है। दूसरी शब्दों में, ग्राहक कभी कभार प्रोडक्ट्स अच्छा की वजह से नहीं खरीदते बल्कि इस वजह से खरीदते हैं कि वे उसके सामने कैसे पेश किए जाता है। मिसाल के तौर पर, आंखों के ठीक सामने रखी चीज़ को ग्राहक ज़्यादा खरीदते हैं। दूसरी तरफ वे नीचे के शेल्फ पर रखे सामान कम खरीदते हैं। इसी कारण स्टोर की शेल्फ पर ब्रांड नेम वाले सामान ऐसी जगहों पर रखे रहते हैं जो आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि स्टोर को सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं से होता है। दूसरी ओर सस्ते विकल्पों को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ वे आसानी से दिखाई नहीं देते या उन तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। यही एंड कैप्स गलियारों के अंत में रखे प्रोडक्ट्स प्रदर्शन पलट के बारे में सही है। एंड कैप्स के रिटेलर्स को बहुत आमदनी होती है क्योंकि वे बहुत से ग्राहक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री गलियारों के सिरे पर रखे रैक से होती है। कोई प्रोडक्ट्स या सेवा जितनी स्पष्टता या आसानी से उपलब्ध होती है, आपके उसे खरीदने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। लोग बड लाइट बियर इसलिए पीते हैं क्योंकि हर बार में मिलती है। लोग स्टारबक्स में इसलिए कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि यह हर चौराहे पर रहता है।
हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम स्थिति को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सोडे के बजाय पानी पीने का विकल्प चुनते हैं तो हम मानते हैं कि यह चुनाव हमने अपनी इच्छा से किए हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम हर दिन जो काम करते हैं उनमें से कोई उद्देश्यपूर्ण प्रेरणा और विकल्प की वजह से नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे सबसे स्पष्ट विकल्प होते हैं। हर प्राणी अपने अपने तरीके से संसार की अनुभूति करता है और इसे समझाता है। बाज की लंबी दूरी की दृष्टि उल्लेखनीय होती है। सांप अपनी बेहद संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद लेकर सूंघ सकता है। शार्क मछलियां नज़दीक मछलियां द्वारा पानी में उत्पन्न विद्युत व कंपन की हल्की सी मात्रा को भी पकड़ सकती है। यहाँ तक कि बैक्टीरियो में भी कीमोरिसेप्टर्स यानी छोटी इंद्रिय कोशिकाएं होती है जो उसके परिवेश में विषाक्त रसायनों को पकड़ने की अनुमति देती है। मनुष्य की अनुभूति इंद्रियात्मक नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के जरिए संसार की अनुभूति करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों को अनुभूत करके दूसरे तरीके भी होते हैं, जिनमें से कुछ चेतन होते हैं लेकिन कोई अचेतन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गौर कर सकते हैं, जब तूफान से पहले तापमान कम हो जाता है, या जब पेट दर्द के दौरान आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, या जब आप पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन पर चलते हैं समय गिर जाते हैं। आपके शरीर की रिसेप्टर्स बहुत से अतिरिक्त उद्दीपनों को पकड़ सकते हैं, जैसे आपके खून में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी की जरूरत। मनुष्य की सभी इंद्रियात्मक योग्यताओं में दृष्टि सबसे शक्तिशाली होती है। मानव शरीर में लगभग 110 लाख इंद्रियात्मक रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें से लगभग 100 लाख दृष्टि से संबंध होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधनों का इस्तेमाल दृष्टि की खातिर किया जाता है। हम किसी दूसरी इंद्रिय के बजाय दृष्टि पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, इसलिए इस बात पर हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दिखने वाली संकेत ही हमारे व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। इसी कारण आप जो देखते हैं उसमें छोटा सा परिवर्तन भी आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फलस्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे परिवेश में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है, जो सकारात्मक संकेतों से भरा हो और जहां नकारात्मक संकेत नहीं हो। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने परिवेश का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। अपने परिवेश को सफलता के लिए कैसे तैयार करें? 1970 के ऊर्जा संकट और तेल नाकाबंदी के दौरान डच शोधकर्ताओं ने अपने देश के ऊर्जा उपयोग पर गौर किया। एम्स्टर्डम के एक करीबी उपनगर में उन्होंने पाया कि कुछ मकान मालिक अपने पड़ोसियों से 30% कम बिजली जलाते हैं। हालांकि उनके मकान उतने ही बड़े थे और उन्हें बिजली उसी भाव पर मिल रही थी। यह पता चला कि इस इलाके में मकानों का आकार तो समान था, बस एक अंतर था, उनके बिजली के मीटर अलग अलग जगह लगे थे। कुछ मकानों में मीटर बेसमेंट में लगा था, जबकि बाकी मकानों में बिजली का मीटर मुख्य हॉल के ऊपर की मंजिल पर लगा था। जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, जिस घरों में मीटर मुख्य हॉल में लगा था उसमें बिजली की खपत कम होती थी। ये लोग अपनी बिजली की खपत को स्पष्टता से देख सकते थे और आसानी से उसकी निगरानी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है और हम प्राय उस संकेतों पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिन परिवेशों में हम रखते हैं और काम करते हैं, उसी वजह से हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती, क्योंकि उस व्यवहार को प्रेरित करने के कई स्पष्ट संकेत नहीं होते हैं। जब गिटार को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है तो गिटार का अभ्यास नहीं करना आसान होता है। जब बुक शेल्फ गेस्ट रूम के कोने में होता है तो पुस्तक नहीं पढ़ना आसान होता है। जब आपके मल्टीविटामिन पैट्री में आपकी आंखों के दायरे से दूर रखे रहते हैं तो उन्हें ला लेना आसान होता है। जब आदत को चिंगारी देने वाली संकेत स्पष्ट या छिपे हुए होते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करना आसान होता है। तुलना में स्पष्ट दृश्यात्मक संकेत बनाने से आपका ध्यान मनचाही आदत की ओर आकर्षित हो सकता है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में एम्स्टर्डम में स्कीफोल हवाई अड्डे के सफाई कर्मियों ने एक मक्खी का स्टिकर कर हर यूनियन के बीचों बीच लगा दिया। जब पुरुष
यूरिनल्स में गए तो उन्होंने उसे मक्खी समझकर उस पर निशाना साधा। सिस्कट्स की बदौलत उनका निशाना बेहतर हुआ और इस प्रक्रिया में यूरिनल्स के पास छलकने की घटनाएं भी कम हो गई। बाद में विश्लेषण में पता चला कि स्टिकर की वजह से बाथरूम की सफाई की लागत में 8% की सालाना कमी है। मैंने अपने खुद के जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति का अनुभव किया। मैं स्टोर में सेब खरीदकर उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देता था और फिर उसके बारे में पूरी तरह भूल जाता था। जब तक मुझे याद आता था तब तक सेब खराब हो चुके थे। वे मुझे कभी दिखाई ही नहीं देते थे, इसलिए मैं उन्हें खा भी नहीं पाता था। सौभाग्य से अंततः मैं खुद की सलाह मानी और अपने परिवेश को नए सिरे से जमाया। मैंने एक बड़ा डिप्लेक्स बाउल खरीदा और उसे किचन काउंटर के बीचों बीच रख दिया। अगली बार जब मैं सेब खरीद कर लाया तो मैं उन्हें वहीं रखा, खुले में, जहां मुझे आसानी से दिख जाते थे। लगभग जादू की तरह मैं हर दिन कुछ सेब खाने लगा, क्योंकि वे ओझल नहीं थे बल्कि आंखों के ठीक सामने स्पष्ट रूप से रखे हुए थे। यह कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने परिवेश को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के संकेत को ज़्यादा स्पष्ट बना सकते हैं। अगर आप हर रात को दवा लेने की याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की शीशी को बाथरूम काउंटर के नल पर रख दें। अगर आप ज़्यादा बार गिटार का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपना गिटार लिविंग रूम के बीचों बीच में रख दें। अगर आप धन्यवाद की चिट्ठियाँ ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर स्टेशनरी रखें। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतल भरकर उन्हें घर में ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज़्यादा जाते हैं। अगर आप किसी आदत को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में महत्वपूर्ण ध्यान दें। सबसे प्रबल व्यवहारों के आमतौर पर एक से ज़्यादा संकेत होते हैं। जरा सोचें, सिगरेट पीने वाला कितना कारणों से सिगरेट पीने के लिए प्रेरित हो सकता है। कार चलाते समय किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखकर कामकाज में तनाव महसूस करने का पर आदि। यह रणनीति अच्छे आदतों के मामले में भी लागू की जा सकती है। अपने आसपास के माहौल में अच्छी आदतों के संकेतों का छिड़काव कर दें। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि आपको दिन भर उस आदत की याद आती रहेगी। यह सुनिश्चित करें कि सर्वश्रेष्ठ चयन सबसे स्पष्ट हो। जब अच्छी आदतों के संकेत आपके ठीक सामने होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो बेहतर निर्णय लेना आसान और स्वाभाविक होता है। परिवेश योजना की शक्ति का एक कारण यह है कि इस बात को प्रभावित करती है कि हम संसार के साथ कैसे संलग्न होते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि हम इसे शायद ही कभी करते हैं। ज़्यादातर लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे दूसरों ने उसके लिए बनाया है, लेकिन जहां आप रहते हैं और काम करते हैं वहां आप सकारात्मक संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट तथा आसान बना सकते हैं और नकारात्मक संकेतों को अपनी नज़रों से दूर रख सकते हैं। परिवेश योजना बागडोर आपके हाथों में थमा देती है और आपको अपने जीवन का आर्किटेक्ट बना देती है। संसार के उपभोक्ता नहीं, डिजाइनर बने। पृष्ठभूमि ही संकेत है। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित करते हैं वे शुरुआत में बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतों किसी एक अकेले संकेत से नहीं जुड़ी रहती है। वे तो व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ी रहती है। मिसाल के तौर पर कई लोग अकेले में जितनी शराब पीते हैं दूसरे के साथ रहने पर उससे ज़्यादा शराब पीते हैं। कोई एक निश्चित चीज़ नहीं बल्कि पूरी स्थिति ही संकेत बन जाती है। आप अपने दोस्तों को ड्रिंक्स का ऑर्डर देते देखते हैं, बार में संगीत सुनते हैं, बियर्स को देखते हैं। हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को वह जगह आवंटित कर देते हैं जहां वे घटित होती है। घर, ऑफिस, जिम, हर जगह के निश्चित आदतों और दिनचर्याओं के अलग अलग जुड़ाव बन जाते हैं। आप अपने डेस्क पर रखी वस्तुओं, अपनी किचन काउंटर पर रखी चीज़ों या अपनी बेडरूम में की चीज़ों के साथ एक खास संबंध स्थापित करता है। हमारा व्यवहार परिवेश की वस्तुओं से परिभाषित नहीं होता बल्कि उसके साथ हमारे संबंध से परिभाषित होता है। वास्तव में यह आपके व्यवहार पर परिवेश के प्रभाव के संदर्भ में सोचने का उपयोगी तरीका है। इस तरह नहीं सोचें कि आपका परिवेश वस्तुओं से बड़ा है, इस तरह सोचें कि यह संबंधों से बड़ा है। इस संदर्भ में सोचें कि आप अपने आसपास के स्थानों से कैसे प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए
काउच वह जगह है जहां वह हर रात को 1 घंटे पढ़ता है। किसी दूसरे के लिए काउच वह जगह है जहां वह ऑफिस के बाद टेलीविज़न देखता है और आइसक्रीम का बाउल खाता है। अलग अलग लोगों की जगह उसी जगह से जुड़ी अलग अलग स्मृतियाँ और इस तरह अलग अलग आदतें हो सकते हैं। अच्छी खबर, आप किसी खास आदत को एक खास पृष्ठभूमि से जोड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा के रोगियों से कहा कि वे नींद आने पर ही बिस्तर पर जाएं। उनसे कहा गया कि अगर उन्हें नींद नहीं आ रही तो वे तब तक एक अलग कमरे में बैठे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आने लगे। समय के साथ प्रतिभागी बिस्तर की पृष्ठभूमि को सोने के काम से जोड़ने लगे और इस वजह से बिस्तर पर जाने के बाद जल्दी सोना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने सीखा कि उस कमरे में फ़ोन पर ब्राउजिंग करना या टेलीविज़न देखना या घड़ी को घूरना नहीं होता, सोना ही एकमात्र काम था जो उस कमरे में होता था। पृष्ठभूमि की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी उजागर करती है। नई परिवेशों में आदतें बदलना ज़्यादा आसान होता है। इससे उन सूक्ष्म संकेतों से बचने में मदद मिलती है जो आपको अपनी वर्तमान आदतों की ओर धकेलते हैं। किसी नई जगह पर जाएं, एक अलग कॉफ़ी शॉप, पार्क के बीच अपने कमरे का वह कोना जिसका आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं और वहां नई दिनचर्या शुरू करें। प्रतिस्पर्धी संकेतों के सामने नई आदत डालना मुश्किल होता है, जबकि नई आदत को नई पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप हर रात अपने बेडरूम में टेलीविज़न देखते हैं तो जल्दी सोना मुश्किल हो सकता है। अगर आप लिविंग रूम में हमेशा वीडियो गेम खेलते हो तो वह बिना व्यवधान से पढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप अपने सामान्य परिवेशों से बाहर कदम रखते हैं तो आपके व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह पीछे छूट जाते हैं। आप पुराने परिवेश के संकेतों से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नई आदतों बगैर किसी बाधा के बन सकती। ज़्यादा सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े कमरे में जाएं, छत पर जाएं या फैले हुए आर्किटेक्चर वाली इमारत में जाएं। अपने दैनिक कामों की जगहों से दूर जाएं क्योंकि वे जगह आपकी विचार प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हुई है। ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः आप अपने नियमित सुपरमार्केट के बिना सोच विचार की खरीदारी करते हो। किसी नए सुपरमार्केट में जाकर देखें। अस्वस्थ भोजन से बचना तब ज़्यादा आसान होता है जब अपने मस्तिष्क को यह पता नहीं होता कि यह स्टोर में कहाँ रखा है। अगर आप नए परिवेश में नहीं जा सकते हैं हो तो अपने वर्तमान परिवेश को दोबारा परिभाषित या व्यवस्थित करें। कामकाज, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और कुकिंग के लिए अलग अलग जगह बनाएं। इस मामले में मुझे यह मंत्र उपयोगी लगा है, एक जगह एक इस्तेमाल। जब मैंने उद्यमी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया तो मैं अक्सर अपने काउच किचन टेबल से काम करता था। शाम को मुझे काम रोकने में बहुत मुश्किल आती थी। कामकाज के समय के अंत और व्यक्तिगत समय की शुरुआत के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। सवाल यह था कि क्या किचन टेबल मेरा ऑफिस थी या फिर भोजन करने की जगह थी? क्या काउच मेरे आराम करने की जगह था या वह जगह थी जहां से मैंने ईमेल भेजता था? हर चीज़ उसी जगह पर होती थी। कुछ साल बाद आखिरकार मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जिसमें मेरे ऑफिस के लिए एक अलग कमरा था। अचानक काम वह चीज़ बन गया जो कमरे के अंदर होता था और व्यक्तिगत जीवन ऐसी चीज़ थी जो उस कमरे के बाहर होता था। जब मेरे कामकाजी जीवन और घरेलू जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा बन गई तो मेरे मस्तिष्क के पेशेवर पहलू को पूरी तरह बंद करना ज़्यादा आसान हो गया। हर कमरे का एक मुख्य इस्तेमाल था। किचन खाना बनाने के लिए था, ऑफिस काम करने के लिए था। जब भी संभव हो एक आदत की पृष्ठभूमि को दूसरी के साथ मिश्रित करने से बचें। जब आप पृष्ठभूमियों को मिश्रित करने लगते हैं तो आप आदतों को मिश्रित करने लगेंगे और ज़्यादा आसान आदतें आमतौर पर जीत जाएगी। इसी कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी की उपभोक्ता एक शक्ति भी है और कमजोरी भी। आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल सभी तरह के कामों के लिए कर सकते हैं जिससे यह एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। लेकिन जब आप लगभग हर चीज़ करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़कर देखना मुश्किल होता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं लेकिन आप फ़ोन खोलने पर आप आदत पर उस सोशल मीडिया को देखने लगते हैं, ईमेल चेक करने लगते हैं और वीडियो गेम खेलने लगते हैं। यह संकेतों से गड़बड़ झालने की वजह से होता है।
आप सोच सकते हैं, आप समझते नहीं। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मेरे अपार्टमेंट का आकार स्मार्टफोन जितना बड़ा है। मुझे इस बात की ज़रूरत है कि हर कमरा एक से ज़्यादा भूमिका निभाए। आपकी बात सही है, अगर जगह सीमित है तो अपने कमरे को कई गतिविधियों क्षेत्रों में विभाजित कर लें। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। आप अपने डिजिटल स्थानों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूँ जो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए करता है, अपने टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने के लिए करता है और फ़ोन सिर्फ सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए होता है। हर आदत का एक घर होना चाहिए। यदि आप इस रणनीति पर कायम रह सके तो हर पृष्ठभूमि एक खास आदत और विचार की अवस्था से जुड़ी जाएगी। आदतें इसी तरह की प्रगतिशील परिस्थितियों में फलती फूलती है। जब आप अपनी कामकाजी डेस्क पर बैठते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। तनाव रहित होना ज़्यादा आसान होता है। जब आप उस उद्देश्य से निर्मित जगह पर होते हैं, नींद जल्दी आती है। जब यह आपके बेडरूम में होने वाली इकलौती चीज़ होती है। अगर आप स्थिर और प्रयासित व्यवहार चाहते हैं तो आपको एक स्थिर और प्रयासित परिवेश की ज़रूरत होती है। एक स्थिर परिवेश वह परिवेश होता है जहाँ हर चीज़ की एक जगह और एक उद्देश्य होता है। ऐसे परिवेश में आदतें आसानी से बन जाती हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।